आज टॉपिक जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप आज क्या कर, कल हमने कहा कि भाई कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उस फिर होमोलोगो सीरीज कैसी हैं, फिर हमने आइसोमर्स पढ़े, क्या आइसोमर्स क्या हैं, जी। कैसे होते हैं। आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे कि हाउ वी नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं दो उसके पार्ट्स होते हैं मेजरली। नंबर वन, एक को हम कहते हैं सोफेक्स और दूसरे को हम कहते हैं प्रीफेक्स। प्रीफेक्स का मतलब होता है स्टार्ट में नेम लिखना, यानी स्टार्टिंग नेम, और सुफिक्स जो होता है वो होता है एंडिंग नेम। फर्ज करो मेरे पास कोई का नाम आ जाए, कोई भी नाम मैं लिख रहा हूं, जो फर्स्ट होगा वो होगा प्रीफेक्स, जो सेकंड होगा मीन एंड में जो होगा वो होगा सुफिक्स। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें जो नेम होता है ना बेटा, नेम, उसमें ये पहला पार्ट जो है ये प्रीफेक्स रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, कि उसमें कार्बन एटम कितने। लेट सपोज कार्बन 1 है तो उसके लिए हम नाम लिखते हैं मेथ। अगर कार्बन 2 है तो उसके लिए नाम लिखते हैं एथ। कार्बन अगर 3 है तो हम नाम लिखते हैं प्रोप। अगर कार्बन 4 है तो हम नाम लिखते हैं बट। इसी तरह अगर कार्बन 5 है तो हम नाम लिखते हैं पेन। अगर आपके पास कार्बन 6 है तो हम कहते हैं हेक्स, HEX, हेक्स। तो इसी तरह आपके ये नेम चल रहे होते हैं, ठीक है। कार्बन 1 को मेथ, कार्बन 2 को एथ, कार्बन 3 को प्रोप, कार्बन 4 को बट, कार्बन 5 को पेंट, कार्बन 6 को हेक्स हम कहते हैं। ये फर्स्ट पार्ट आता है, यानी अगर मुझे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा, मैंने लिख दिया मेथ, पहला पार्ट आ गया मैथ, तो मुझे समझ जाना चाहिए कि इसमें कार्बन एक एटम है। उसके बाद जो अब आएगा सुफिक्स आएगा सेकंड नंबर पे, वो उसका फंक्शनल ग्रुप होगा। जैसे एन आ गया यानी मेथेन, तो इसका मतलब ये हो गया ANE आ गया, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये जो है ये अल्केन ग्रुप से है। अगर यहां पर आपके पास एन की जगह ईन आ गया तो ये अल्कीन ग्रुप से है। अगर कोहल आ गया मीन ANOL आ गया, एनोनॉल आ गया, तो ये अल्कोहल ग्रुप से है। और अगर आपके पास ऑक्जेलिक एसिड आ गया तो ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड से है। यानी जो सेकंड होगा वो नेम जो होगा वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। जो फर्स्ट होगा वो नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेगा कि कितने कार्बन एटम इसके अंदर मौजूद हैं। जैसे कि नीचे आओ तो देखो आपके पास अब मैंने यहां दिए हुए हैं एग्जाम्पल ऑफ द नेम ऑफ ऑर्गेनिक एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स। नंबर वन, फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम, फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम मीन प्रीफिक्स जो होगा वो मैथ होगा, एथ होगा, प्रोप होगा, बट होगा, पेंट होगा, हेक्स होगा। मतलब अगर कार्बन एटम 1 है उसमें तो हम लिखेंगे मेथ, अगर कार्बन एटम 2 है तो हम लिखेंगे एथ, अगर कार्बन एटम 4 है, जैसे लेट सपोज अभी मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं क्या बनाता हूं, मेरे पास होता है सी 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 और सी। अब ये का 4 कार्बन एटम है तो इसका नाम जो बनेगा 4 कार्बन एटम के ऊपर क्या है, बट, तो इसका नाम स्टार्ट होगा बट से। अब अगर ये फंक्शनल ग्रुप इसका किसका है, मीन इसका यूं है कि ये O है और ये H के साथ बॉन्ड कर रहा है। OH के साथ अगर बॉन्ड हो रहा है ये, तो इसका मतलब है ये एथेनॉल के साथ हो रहा है तो ये होगा बुटानॉल हो जाएगा ये। तो बुटानॉल का मतलब ये होगा एंड में इसका क्या आ गया, ANOL आ गया, तो ये अल्कोहल ग्रुप से है। तो ये जो बन जाएगा ये बन जाएगा कि भाई ये आपके पास ग्रुप किसका है, अल्कोहल का है। अगर ये लेट सपोज कार इसका होता, इथेन का होता, यानी अल्कीन का होता, तो ये होता बट बुटेन। इसको हम बीच में लिखते हैं बुटेन, BUTENE, और इसका क्या होता सी 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 और डबल बॉन्ड सी, क्योंकि आपके पास ईन के अंदर एक डबल बॉन्ड सी होना जरूरी है। ठीक हो गई बात। जी। यानी पहला नेम जो आएगा वो आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के ऊपर आएगा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, जो फर्स्ट नेम आएगा वो नंबर ऑफ कार्बन एटम के ऊपर। सेकंड नेम जो आएगा यानी सुफिक्स जो आएगा
वो आपका इन नाम्स में से कोई एक आएगा, यानी एन आएगा, इन आएगा, अनोल आएगा, अनोइक एसिड आएगा, एमीन आएगा, या आपके पास एनोनोड आएगा। बट इसको अभी करने की जरूरत नहीं है, इन दो को अभी रहने देते हैं, सिर्फ ये चार को आप जहन में रखना कि एन आएगा, इन आएगा, एनोलोल आएगा, अनोल आएगा, या अनोइक एसिड आएगा। ये चार नाम आएंगे आपके एंड में, तो हम वो डिफाइन करेंगे कि ये नेम किस चीज का है आपके पास। क्लियर हो गया? सर स्कूल में अल्केन और अल्कीन ही करवाया, इसके आगे नहीं करवाया। आगे भी आएगा, सबर तो कर जाओ ना, अल्केन अल्कीन करा दिया तो और भी कराएंगे, क्यों टेंशन कर रहे हो, आगे भी कराएंगे, सही है ना। आगे दो चैप्टर आपके और भी हैं इसमें स्कूल की तरफ से, वो आएंगे आपके पास। तो देखो, फर्दर रूल फॉर द नेमिंग कंपाउंड, when there is more than one carbon atom where a functional group can be located, it is important to distinguish exactly which carbon the functional group is on. Each carbon is named and these numbers are used to describe where the functional group is. When two functional groups are present, यानी दो functional group अगर present हैं तो उसको हम कहेंगे डाई, हम डाई यूज करेंगे उसमें। is used as a prefix, उसमें हम prefix में हम डाई को यूज करेंगे to the second part of the name. For example, आपके पास नीचे देखो एक दो एग्जाम्पल दी हुई है, आपके पास एक जो दिया हुआ है वो पेंटेन दिया हुआ है आपके पास, ठीक हो गया, ये वाला। इसमें देख लो तो आपके पास कार्बन के 5 एटम हैं और हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड कर रहे हैं, सिंपल बॉन्डिंग हो रही है उसमें। उसमें क्या हो रहा है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन इस दूसरे को देखो तो इसमें भी कार्बन के 5 एटम ही हैं, मैं नहीं कह रहा कि कार्बन के 5 एटम नहीं है, लेकिन कार्बन के 5 एटम के साथ साथ दो फंक्शनल ग्रुप यहां डिस्कस हो रहे हैं। यानी फंक्शनल ग्रुप कितने हैं यहाँ पे, दो फंक्शनल ग्रुप हैं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हुआ है यहाँ पे। तो दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप ये आ गया कार्बन हाइड्रोजन के साथ हो रहा है, और दूसरा आ रहा है कार्बन कार्बन के साथ हो रहा है। तो इसको हम कहेंगे डाई, मैंने लिख दिया देखो, डाई मिथाइल प्रोपेन, डाई मिथाइल। डाई मिथाइल का मतलब हो गया मेथ, हो गया मेथ, हो गया ये C1 जो है ये मेथ हो गया। ये दो मेथ है, देखो एक मेथ ये नीचे है, एक मेथ ऊपर है। सबर करो, मैं इसको रिमूव कर दूं, दोबारा बता देता हूं आपको। ऊपर वाले देखो मैं रिमूव कर रहा हूं। अब देखो एक मेथ नीचे है, एक ऊपर है, एक मेथ ये हो गया, C1 होता है ना मैथ, तो एक मैथ ये हो गया, एक मैथ ये हो गया, तो ये हो गया डाई। तो इसलिए मैंने यहां लिख दिया डाई मिथाइल। डाई मिथाइल का मतलब हो गया दो मिथाइल, यानी मैथ के दो, मैथ के दो। दो। फिर मेरे पास रह गए 3 कार्बन, तो मैंने लिख दिया प्रोप, और क्योंकि एन है तो मेरे पास आ गया एन, यानी क्या हो गया आपके पास, डाई मिथाइल प्रोपेन हो गया आपके पास। है वही कार्बन 5H12, C5H12 ही है, बट क्योंकि फंक्शनल ग्रुप दो अलग अलग डिस्कस हो रहे हैं उसमें, यानी कार्बन की पहले बॉन्डिंग हो रही है H के साथ, तो कार्बन की जब H के साथ बॉन्डिंग होती है तो वो अलग फंक्शनल ग्रुप है, और कार्बन के साथ जब कार्बन की बॉन्डिंग होती है वो अलग फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें दो जो है मेथ आ रहे हैं, मीन एक एक कार्बन एटम आ रहा है, तो डाई मिथाइल हो गया। और फिर 3 कार्बन एटम आ रहे, तो 3 को हम लिखते हैं प्रोप, और देखा तो सिर्फ एन ही है, तो हमारे पास आ गया डाई मिथाइल प्रोपेन आ गया आपके पास। क्लियर हो गई बात? जी। अच्छा, अब ये बेसिकली एसोमर्स हैं, ये क्या है, एसोमर्स हैं, यानी दोनों के देखो मॉलिक्यूलरी फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है, तो ये एसोमर्स के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो जब आपके पास सेम मॉलिक्यूलरी फॉर्मूला हो और उसके फंक्शनल ग्रुप उसके चेंज हो, मेन जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला चेंज हो, तो उसको हम एसोमर्स कहते हैं। तो ये एसोमर्स का भी एक फॉर्मूला है। अब आ जाता है हमारे पास क्लासिफाइंग ऑर्गेनिक रिएक्शन। अब ऑर्गेनिक रिएक्शन को हम क्लासिफाई करें, द रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड कंबंशन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज का निकल जाना, उसको हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन, बट ये है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करना, मीन एक की जगह दूसरे को पुट कर देना, एक की जगह दूसरे ने ले ली है, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट होना। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट। लेट सपोज आप क्या करते हो, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हो और दूसरी किसी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू को
पुट करते हो, तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना। तो सब्स्टिट्यूशन का जो होता है, अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन वन फंक्शनल ग्रुप इज रिप्लेस विद एन अदर, यानी जब एक फंक्शनल ग्रुप जो हो वो रिप्लेस हो दूसरे फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल दी हुई है मेथेन रिएक्ट विद द ब्रोमीन, मीथेन जो है रिएक्ट कर रहा है ब्रोमीन के साथ, CH4 रिएक्ट कर रहा है ब्रोमीन के साथ। तो जैसे ही ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन में से एक निकल के आपके मीथेन के पास चला जाएगा, मीथेन में से एक H निकल के ब्रोमीन के पास आ जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ब्रोमोमीथेन बन जाएगा, और यहां पर बन जाएगा हाइड्रोजन ब्रोमेड बन जाएगा आपके पास। यानी मेथ, मेथ का मतलब ये देखो, इसका नाम देखो, इसको कैसे नाम देंगे, CH3 हम कैसे नाम देंगे, जब इस तरह के नाम आ जाते हैं ना, लेट्स सपोज CH3 आ गया, तो देखो ये कार्बन एटम 1 है, तो ये तो हो गया मेथ, ठीक हो गया। लेकिन क्योंकि इसके साथ Br आ गया, तो Br क्या है, ब्रोमीन है, तो ये ब्रोमीन पहले लिखा जाता है। तो अगर क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, सो आयोडीन हो, कुछ भी हो, तो उसको हम लिखते हैं, जैसे ब्रोमीन है तो उसको हम लिखते हैं ब्रोमो, ब्रोमो। अगर क्लोरीन है तो हम लिखते हैं क्लोरो, अगर आयोडीन है तो हम लिखते हैं आयोडो, अगर फ्लोरीन है तो हम लिखते हैं फ्लोरो, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे ब्रोमो, तो मैथ से पहले लिख देंगे ब्रोमो, ब्रोमो आ गया, फिर आ गया मैथ, कार्बन एटम आ गए, और क्योंकि ये क्या है आपके पास हाइड्रोजन के साथ सिर्फ बॉन्ड कर रहे हैं तो एन है, तो नेम बन गया आपके पास ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन। मीथेन। और HBr हाइड्रोजन है, Br जो है ब्रोमेड है, तो हाइड्रोजन ब्रोमेड हो गया आपके पास। तो देखो मेथेन प्लस, मेथेन प्लस ब्रोमीन किया हमने, तो ब्रोमो मीथेन आ गया, प्लस आपके पास क्या आ गया, हाइड्रोजन ब्रोमेड आ गया। तो ये है सब्स्टिट्यूशन। इसमें सब्स्टिट्यूट क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूट ये हुआ है कि आपका यहां से एक H निकल के यहां चला गया है, आउट हो गया, हालांकि यहाँ 4 होना चाहिए था, लेकिन यहां से सब्स्टिट्यूट हो गया वो। इस सब्स्टिट्यूट को किसने किया है, Br ने किया है, Br यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, तो Br यहां आ गया है, तो मीथेन से ब्रोमोमीथेन बन गया आपके पास, ब्रोमो एंटर हो गया, और ब्रोमीन से हाइड्रोजन ब्रोमेड बन गया आपके पास। तो इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस हो जाता है दूसरे फंक्शनल ग्रुप से, ठीक हो गई बात। नेक्स्ट आपके पास है एडिशन। एडिशन में क्या किया जाता है, कॉम्बिनेशन, क्योंकि एडिशन का मतलब है कॉम्बिनेशन। तो एन एडिशन रिएक्शन कैन टेक प्लेस टू और मोर मॉलिक्यूल कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल, जब दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल मिलते हैं और वो एक लार्ज मॉलिक्यूल कंपोस्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। विद नो अदर प्रोडक्ट, कोई और प्रोडक्ट ना हो, सिर्फ वही दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल जो मिल रहे हैं आपस में मिले। जैसे देखो ब्रोमीन विद रिएक्ट विद इथेन, एथीन, तो एथीन के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है, एथीन जो है क्या है आपके पास, एथ, एथ का मतलब है दो कार्बन एटम, तो C2H4 हो गया, and the bromine molecule will react and add across the double bond of the ethane। तो देखो आपके पास क्या हो गया, ब्रोमीन और आपका जो वो है एथीन है, दोनों रिएक्ट किए आपस में, तो मेरे पास क्या बन गया, डाई ब्रोमो इथेन बन गया। डाई ब्रोमो कैसे बना, डाई ब्रोमो, डाई का मतलब होता है दो ब्रोमीन है, ब्रोमीन के दो हैं, देखो ब्रोमीन के दो हैं, तो डाई ब्रोमो बना, और एथीन ही है, तो एथीन आ गया आपके पास। एथीन से एथीन से देखो यहां है ENE, यानी अल्कीन है, ये बन गया अल्केन, ठीक हो गया। क्यों, क्योंकि यहां जो हो रहा था ना बेटा, ये बॉन्डिंग हो रही थी C डबल बॉन्ड O को, C हो रहा था, बट जब ये ब्रोमीन में आया तो ये C हुआ है आपके पास, यानी डबल बॉन्ड जो था, बॉन्ड जो था, जी बेटा। ये इक्वेशंस हमें दी हुई होती है, इसका करना क्या होता है? ये बेटा आपने बतानी होती है, अगर वो आपसे पूछेगा एडिशन रिएक्शन कौन सा होता है, तो आपने इसकी एग्जांपल खुद देनी होती है। सम टाइम उन्होंने रिएक्शन दे दिया होता है, आपसे कहते हैं नेमिंग दे दो इसकी, सम टाइम वो आपको रिएक्शन और नेमिंग दोनों करने को कहते हैं, ठीक हो गया।
ये सिर्फ समझने की है, जब जी। क्वेश्चन आएंगे तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, फिर ओके। आपके पास नेक्स्ट आता है कंबंशंस। थर्ड नंबर पे जो हमारी क्लासिफिकेशंस होती है वो कंबंशंस की होती है। कंबंशन में क्या होता है? कंबंशन का मतलब होता है जलना। तो इट दिस इज द साइंटिफिक टर्म फॉर बर्निंग। इन अ कंबंशन रिएक्शन एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही प्रोड्यूस करेगा, और कोई चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता। या तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा या कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन कार्बन डाई को ज्यादातर प्रोड्यूस करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, जब अगर कंबंशन कंप्लीट हो रही हो तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और अगर इनकम्प्लीट हो रही हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, और वाटर प्रोड्यूस होगा। जैसे कि जिन देखो नीचे, अल्कीन जो है बर्न विद द हीटेड इन एयर ऑफ ऑक्सीजन, तो CH4 प्लस O2 हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक हो गया? तो ये क्या है? ये कंबंशन है। कंबंशन में क्या होता है? कंबंशन में जलते हैं, यानी आपका साइंटिफिक टर्म है ये। तो एक जो आपका वो होता है, वो क्या हो रहा होता है? वो जल रहा होता है। तो देखो, जैसे यहां पर ये क्या हुआ आपके एथीन मेथीन ने क्या किया? रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, तो आपके पास आ गया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब जैसे ये देखो, ये भी बर्न हो रहा है, प्रोपेन बर्न हो रहा है। प्रोपेन बर्न हो रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है और वाटर आ रहा है आपके पास। ठीक हो गया? तो जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब वो रिएक्ट करेंगे वाटर ऑक्सीजन के साथ, तो उस टाइम कंबंशन होगी। यानी कंबंशन कब होगी? जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। तो आपने सिर्फ यही समझना है कि कंबंशन रिएक्शन तब होगा जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, और जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो उनका जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा वो आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कंप्लीट बर्न होंगे, कंप्लीट रिएक्शन होगा तो, अगर इनकम्प्लीट रिएक्शन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा, और उसके साथ साथ वाटर प्रोड्यूस होगा। क्लियर होगी ये बात? जी। इसमें कोई प्रॉब्लम? नो। अब हमारे पास होता है क्रूड ऑयल। यानी हम क्या करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। तो पहले डिस्टिलेशन के बारे में सुन लो कि डिस्टिलेशन क्या चीज है। हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था डिस्टिलेशन के बारे में, कि डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वी सेपरेट लिक्विड फ्रॉम द सॉलिड और लिक्विड फ्रॉम द लिक्विड। अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है तो लिक्विड फ्रॉम द लिक्विड हम सेपरेट करते हैं, और अगर सिंपल डिस्टिलेशन है तो लिक्विड फ्रॉम द सॉलिड हम सेपरेट करते हैं। यानी जब हमें लिक्विड चाहिए होता है सॉलिड के अंदर से, लेट सपोज मैंने क्या कर दिया, सॉल्टी वाटर ले लिया, तो सॉल्टी वाटर में से मुझे प्योर वाटर चाहिए, सॉल्ट नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? सिंपल डिस्टिलेशन कर दूंगा, मेरे पास वाटर उसमें से प्योर आ जाएगा। अगर मेरे पास लेट सपोज दो लिक्विड आपस में मिक्सअप है, जैसे कि कोई भी आप ले लो, बेंजीन ले लो विद वाटर, और बेंजीन विद वाटर मिक्सअप है, और आपको जी बेंजीन अलग चाहिए, वाटर अलग चाहिए, तो फिर हम क्या करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक फ्रैक्शनल कॉलम इंक्लूड किया जाता है, नीचे जो है उसको लिक्विड को बर्न किया जाता है, मीन उसको हीटअप किया जाता है। हीटअप करने से क्या होता है? वो इवाइपरेट होता है, इवाइपरेट होके ऊपर आता है, तो ऊपर हम उसको कंडेंस लगा होता है। तो एक लिक्विड ऊपर आता रहता है फ्रैक्शन के थ्रू, और एक लिक्विड जो है वापस जा रहा होता है, उसके बॉइलिंग पॉइंट में चेंज होता है। मैं उसको दोबारा डीप में नहीं जाना चाहता। अब जी। क्रूड ऑयल भी एक लिक्विड का मिक्सअप है, यानी क्रूड ऑयल जो निकलता है वो भी हमारे पास लिक्विड का मिक्सचर है। यानी वो प्योर हमारे पास नहीं होते, वो उसको क्या किया जाता है? फिर पेरिफिकेशन उसकी की जाती है। तो जब क्रूड ऑयल जमीन से निकलता है तो उसमें उससे फिर हम डिफरेंट चीजें बनाते हैं। जैसे देखो, एलपीजी आप घर में यूज करते हो, सिलेंडर की गैस, तो एलपीजी उससे बनती है। ठीक है? फिर उस क्रूड ऑयल से पेट्रोल भी बनता है, फिर उस क्रूड ऑयल से आपका मिट्टी का तेल भी बनता है, फिर उसी क्रूड ऑयल से आपका जी डीजल भी बन रहा होता है, उसी क्रूड ऑयल से आपका जी लुब्रिकेशन भी बन रही होती है, और उसी क्रूड ऑयल से आपके पास कैरोसिन वगैरह भी बनती हैं। उसके साथ साथ जो है नेफ्थीन भी उसी से बनती है, फिर उसके साथ साथ जो है विटामिन्स भी उसी से बनते हैं। तो ये क्या होता है? ये उसका क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब हम करते हैं क्रूड ऑयल की, तो हमारे पास ये तमाम चीजें फॉर्म्ड होती हैं। तो देखो क्या है क्रूड ऑयल? as a mixture is not a very useful substance but the different hydrocarbons that make up the mixture called fractions.
are enormously valuable with each fractional having many different applications. Each fraction consists of group of the hydrocarbons of similar change length. The fractional in petroleum are separate from each other in a process called fractional distillation. हम जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो बेसिकली हम उस पेट्रोलियम को सेपरेट कर रहे होते हैं, मीन उसको जो हाइड्रोकार्बन है उसको अलग अलग कर रहे होते हैं। तो जो क्रूड ऑयल होते हैं उसमें वो हाईली हाइड्रोकार्बन होते हैं, उसमें मीन उसमें जो कार्बन और कार्बन की बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा होती है, हम उसको तोड़ते हैं, किसी में 4 आ जाते हैं, 6 आ जाते हैं, 10 आ जाते हैं, 20 आ जाते हैं, इस तरह अलग अलग हम उसको चेन बना देते हैं, तो वो हमारे पास अलग अलग चीजें बन जाती हैं। द मॉलिक्यूल इन ईच फ्रैक्शन हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड द बॉइलिंग पॉइंट which depends on the number of carbon atom in the chain। यानी उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है और जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंडेड होती हैं किसके ऊपर, कार्बन एटम्स के ऊपर। जैसे देखो लेट सपोज एलपीजी है, तो एलपीजी के अंदर जो कार्बन की बॉन्डिंग होती है वो 1 से लेकर 4 तक के बीच होती है, ठीक है। यानी 4 तक के जो कार्बन एटम है, मतलब ये हो गया कि क्या हो गया, 4 का बट का हो गया, तो बट तक के जो कार्बन एटम्स हैं वो आपके पास एलपीजी में होते हैं। फिर इसी तरह अगर पेट्रोल में आओगे तो आपके पास 5 to 10, 8 तक भी होते हैं, लेकिन 5 to 10 तक के जो कार्बन होते हैं वो पेट्रोल के अंदर पाए जाते हैं। तो जितने जितने उसके अंदर कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते जाएंगे उतने उतने उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक हो गया। आपके पास है द साइज एंड द लेंथ ऑफ द ईच हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल डिटरमाइन इन विच फ्रैक्शन इज it will be fraction, it will be or trapped off as a liquid, sorry to कहाँ गया कहाँ हम पढ़ रहे थे, कहाँ था, एक मिनट, ये रहा fraction, it will be separated into the size of the each molecule is directly related to how many carbon are and hydrogen atom the molecule contain. Most fraction contain mainly alkane, ठीक है, अल्केन से होते हैं, which are compound of carbon and hydrogen with one single bond between them। अल्केन ग्रुप से होते हैं मोस्टली क्रूड ऑयल जो होता है, क्योंकि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की ही बॉन्डिंग होती है, डबल बॉन्डिंग नहीं होती, सिंगल सिंगल बॉन्डिंग होती है। तो इसका मतलब वहां ना अल्कोहल है ना कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्केन मौजूद है, अल्कीन भी नहीं है, क्योंकि अल्कीन में क्या होता है, 2 कार्बन एटम्स के आपस में डबल शेयरिंग बॉन्ड होता है। उसके बाद ये हमारे पास उसकी जो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन है कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये जो 330 सेल्सियस लिखा हुआ है, ये 330 से 400 सेल्सियस तक हम इसको गर्म करते हैं क्रूड ऑयल को। ये क्रूड ऑयल है, यहाँ से हीट किया जाता है क्रूड ऑयल को। अब जब क्रूड ऑयल गर्म हो रहा है तो उसमें से क्या होता है, उसमें से जो चीजें लो डेंस होती है वो ऊपर उड़ती रहती हैं। तो यहाँ टॉप पे जो है आपके पास क्या आ जाता है, टॉप पे आपके पास गैलोसिन आ जाती है, या इसको हम क्या कहते हैं, हम यहाँ पर यानी ये टॉप पे जो यहाँ पर आता है ये पेट्रोल भी कहलाता है, ठीक है। ये पेट्रोल है हमारे पास नॉर्मली, गैसोलीन जो है ये या पेट्रोल दोनों सेम चीज है। ये जो सबसे टॉप पे आ जाती है ये एलपीजी है आपके पास, ये गैस है आपके पास जिसको पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। ठीक हो गया। पेट्रोल के बाद गैसोलीन के बाद जो आता है वो कैरोसिन आती है आपके पास, जो एयरक्राफ्ट के लिए यूज किया जाता है। एयरक्राफ्ट वगैरह चलाने के लिए जो पेट्रोल यूज किया जाता है उसको कैरोसिन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पे हमारे पास आता है डीजल, जो कि हैवी मशीनरी या हैवी कार्स वगैरह के लिए, बसेस ट्रक्स के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद जो आता है वो लुब्रिकेशन आता है, यहाँ मैंने नहीं लिखा लेकिन लुब्रिकेशन मीन डीजल्स के बाद 2 पार्ट्स आते हैं, एक आता है लुब्रिकेशन, मे भी आपको सही से नजर ना आ रहा हो, ब्लैक में लिखा हुआ है, तो लुब्रिकेशन ऑयल है, फ्यूल ऑयल जिसको हम कहते हैं, वो लुब्रिकेशन हैं। और फिर आता है बेटोमिन, बेटोमिन सबसे एंड में आता है, मीन वो जो तारकोल वगैरह होती है जो गंदगी सी होती है या उसको हम रोड बनाने के लिए यूज करते हैं उसको हम कहते हैं बेटोमिन। तो ये पूरी जो है वो क्रूड ऑयल की क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, जिसके थ्रू हम क्रूड ऑयल को गर्म करते हैं 350 सेल्सियस से लेकर 400 सेल्सियस तक। जब वो गर्म होता है तो ऊपर आपके पास क्या आ रही है, सबसे ऊपर टॉप पे पेट्रोलियम गैस आती है, फिर पेट्रोल आता है, फिर कैरोसिन आती है, फिर डीजल आता है, फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल आता है, और एंड में हमारे पास क्या आता है, बेटोमिन आ जाते हैं। ये पूरी आपके पास क्या होती है,
इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग आपके पास फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन होती है। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन इज कैरिड आउट इन अ फ्रिक्शनल कॉलम विच इज वेरी हॉट एट द बॉटम एंड कूल एट द टॉप, क्योंकि जब ऊपर जाते जाते हैं तो उसका टेम्परेचर जो होता है लो होता रहता है, तो ऊपर जो है वो कूल डाउन होता रहता है। Crude oil enter the frictional column and is heated, so evaporate rise. Vapors of hydrocarbon with very high boiling point will immediately dense into liquid at the highest temperature lower down and all trapped off at the bottom of the column. Evaporate of vapors of hydrocarbons with low melting point will rise up the column and dense at the top of the trap off. उसके बाद आपसे कह रहे हैं द डिफरेंट फ्रैक्शनल डेंसिटी एट डिफरेंट हाइट, यानी जो आपके फ्रैक्शनल्स हैं जैसे पेट्रोल है, डीजल है, बेटोमेन्स हैं, या आपके पास नेचुरल गैस है, या इस तरह जो भी है आपके पास, तो ये जो डिफरेंट आपके पास फ्रैक्शनल है ये डिफरेंट टेम्परेचर पे कूल डाउन हो रहे होते हैं, तो इसीलिए अलग अलग पोर्शन बनते हैं। आर कलेक्ट क्या हो रहा है, डिफरेंट हाइट अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड are trapped off as a liquid. The frictional contains smaller hydrocarbon are collected at the top of the fractional column as a gases, यानी जो स्मॉलर हाइड्रोकार्बन होंगे सबसे सबसे कम जो जिसमें हाइड्रोकार्बन होंगे वो सीधा ऊपर चले जाएंगे, सबसे टॉप पे रहेंगे, गैसेस की फॉर्म में होगी, और जो सबसे हाईएस्ट होंगे वो सबसे नीचे होंगे। द फ्रैक्शन कंटेन बिगेस्ट हाइड्रोकार्बन आर कलेक्टेड एट द लोअर सेक्शन ऑफ द सेक्शनल कॉलम, फ्रैक्शनल कॉलम। ठीक हो गया। अच्छा, अब द मेन फ्रैक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं आपके, प्रॉपर्टीज ऑफ द मेन फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल। प्रॉपर्टीज क्या है, विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी जो है दिस रेफर टू द ईजर ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड, हाई विस्कोसिटी लिक्विड आर थिन एंड फ्लो लेस इजीली। अगर विस्कोसिटी उसकी ज्यादा है तो वो फ्लो लेस इजीली करेंगे, अगर कम है तो वो आसानी के साथ फ्लो करेंगे। इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज, the attraction between the hydrocarbon molecule also increase, which result is in the liquid become more viscous with the increasing length of the hydrocarbon chain. The liquid flow less easily with increasing molecular mass. ये मेन फीचर फ्रैक्शंस के आगे। फिर नंबर 1 हो गया विस्कोसिटी होगी, नंबर 2 हो गया कलर। एज कार्बन चेन लेंथ इंक्रीज द कलर ऑफ द लिक्विड गेट डार्कर। जितना जितना आपके कार्बन की चेन इंक्रीज होती रहेगी, तो देखो गैस का कोई कलर नहीं होता तो उसमें कार्बन कम है। फिर जब नीचे आ जाओ तो पेट्रोल का थोड़ा सा कलर आ जाता है, वो क्योंकि उसमें कार्बन थोड़े से ज्यादा हो जाता है। उससे और नीचे आ जाओ डीजल पे आ जाओ तो वो बहुत ज्यादा कलर ब्लैक कलर का होता है। फिर वो और नीचे आ जाओ तो बिटुमेन बिल्कुल ही ब्लैक होता है। तो जितना जितना उसमें कार्बन एटम ज्यादा होते जाएंगे उतना उतना उसका कलर जो होगा वो डार्क होता रहेगा। ठीक हो गया। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है आपके पास, एज द मॉलिक्यूल, जितने मॉलिक्यूल ज्यादा होते रहेंगे, जैसे कार्बन एटम लेस सपोज 2 है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, कार्बन एटम 4 हो गए तो बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा हो जाएगा, कार्बन एटम 10 हो गए तो और ज्यादा हो जाएगा। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एज द मॉलिक्यूल गेट लॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिकम ग्रेटर, सो more heat is needed to separate the molecule, which increase molecule size, there is an increase in the boiling point also. ठीक हो गया। अब जैसे देखो ये आपके पास एक टेबल है जिसमें आपके पास गैसेस के अंदर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम या उसका बॉइलिंग पॉइंट शो किया गया। तो देखो नंबर 1 पे है रिफाइनरी गैस, मीन नेचुरल गैस जिसको हम कहते हैं, पेट्रोलियम गैस जिसको हम, नेचुरल नहीं पेट्रोलियम गैस जिसको हम कहते हैं। तो पेट्रोलियम गैस में नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं 1 to 4, जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है बिलो द 25। फिर पेट्रोल पे आ जाओ तो 4 to 12 कार्बन एटम होते हैं और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 40 से लेकर 100 के बीच। फिर नेफ्थीन, नेफ्थीन जो होती है वो आपके पास पेट्रोल के बाद बनती है, ठीक है ना। कैलोसरीन उसके बाद बनती है, नेफ्थीन पहले बनती है। नेफ्थीन जो है वो उसमें 7 to 14 कार्बन एटम होते हैं, ठीक है। और वो जो है उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 50 से 90 से 150 तक। फिर कैरोसिन आती है, कैरोसिन और पैराफिन दोनों सेम ही चीजें हैं। तो कैरोसिन जो होती है वो 12 से 16 उसके में कार्बन एटम्स होते हैं और 150 से 240 तक उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। फिर आती है डीजल जिसको हम गैस ऑयल भी कहते हैं। डीजल जो होता है वो आपके पास 14 to 18 तक उसमें कार्बन एटम होते हैं और उसका बॉइलिंग पॉइंट 220 से 300 को तक होता है।
फ्यूल ऑयल जो होता है, फ्यूल ऑयल आपके पास, जैसे हमारे पास ऑयलिंग होती है, हम उसको करते हैं, उसमें 90 to 25 होता है, 250 to 320 उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है आपके पास। लुब्रिकेटिंग ऑयल है 20 to 40, उसमें आपके पास कार्बन एटम्स होते हैं, और 300 से 350 उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। बिटुमिन होता है मोर देन 1000, मोर देन 70, यानी बिटुमिन में जो है वो मोर देन 70 कार्बन एटम्स होते हैं, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मोर देन 350 डिग्री होता है आपके पास। जी फिर इसके डिफरेंट यूजेस ऑलरेडी हम ऊपर पढ़ भी चुके हैं, यूज ऑफ द डिफरेंट फ्रैक्शनल बिटवीन फ्रॉम पेट्रोल क्रूड ऑयल से। जैसे आपके पास क्या है, पेट्रोल है तो वो हम कार ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं, कार ट्रेन वगैरह में यूज करते हैं। जैसे हमारे पास कैरोसिन है, उसको हम यूज करते हैं जनाब एरोप्लेन्स के लिए। जैसे हमारे पास डीजल है, तो डीजल हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, डीजल यूज किया जाता है हैवी मशीनरीज और हैवी कार्स वगैरह के लिए, ट्रक्स वगैरह के लिए। जैसे पेट्रोलियम गैस है, तो गैस हम यूज करते हैं कूलिंग उसके लिए, हीटिंग और कुकिंग पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो इस तरह ये इसके डिफरेंट, तो ये यूजेस एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ये यूजेस जो है बहुत सिंपल से हैं। क्रूड ऑयल के यूज ये आ गया आपके पास, देखो लुब्रिकेट पेट्रोलियम गैस के जो ऊपर लिखा हुआ है, यो यहाँ पर मैंने उसको सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है। पेट्रोलियम गैस जो है डोमेस्टिक हीटिंग एंड कुकिंग के लिए यूज होता है। पेट्रोल जो होता है फ्यूल फॉर द कार यूज होता है। कैरोसिन जो है वो जेट फ्यूल यूज हो रहा है, मीन जो जेट प्लेन्स वगैरह है उसमें कैरोसिन यूज किया जाता है। डीजल जो है डीजल इंजन में यूज किया जाता है, वो आपकी कार्स हो, वो आपकी हैवी व्हीकल्स हो, वो आपकी ट्रक हो, बसेज हो, उसमें डीजल यूज किया जाता है। फिर हैवी फ्यूल ऑयल जो है वो शिप्स और पावर स्टेशन में यूज किया जाता है। फिर बेटोमिन्स वगैरह जो है वो सरफेसिंग ऑफ रोड्स के लिए यूज किया जाता है, रूफ के लिए। ठीक हो गया, जी यहाँ तक काफी आज के लिए बच्चा। आज इसकी क्लास को जी यहीं